Yes, my dear students, we are going to start the role of CO2, and we are going to discuss the role of CO2 under the following heads. तो पहली बात ये है कि to have the concept that CO2 is essential for photosynthesis, we have to prove it as a reactant. But before that, we have to write the equation. You know very well, difficult नहीं है आप लोगों के लिए, कि this particular CO2, it combines with water, right, in the presence of two very important things. One of them is, of course, predominantly sunlight or any other form of light, maybe the bulb or tube light, right, but it should be in the visible range. And then we have to have chlorophyll or chlorophyll filled in the membranes, that is chloroplast. So these four, you can say, essentials are there. One of them is CO2, other one is water, next one is sunlight, another one is chlorophyll. And this particular plant will give us C6H12O6, that is nothing other than glucose, and oxygen will be liberated along with the excessive water. I don't want to indulge myself in balancing of the equation because we have done it already in the previous lectures. ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि CO2 और वाटर आपस में मिलेंगे और हमारे पास ग्लूकोज बन जाएगा, लेकिन मुझे ये प्रूव करना है कि CO2 फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्टेंट है, और उस पर्पस के लिए अगेन थोड़ा सा आपने माजी के झरोकों में झांके तो आपको नजर आएगा कि आप लोग इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं या स्टडी कर चुके हैं ग्रेड 9 में. आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने दो स्टूडेंट्स प्लांट्स लिए थे, समथिंग लाइक इट. ये एक प्लांट 1 है और ये मेरे पास एक क्या है, प्लांट 2, और ये दो मेरे पास प्लांट्स हैं. दे शुड बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, लिहाजा मैंने कोशिश की है कि मैं इनके लीव्स की शेप भी उस जैसी बनाऊं. And then we will place a beaker over here and a beaker over here. ये दो बीकर रख दिए मैंने. One of them is filled with KOH. It is potassium hydroxide, and you know very well this particular KOH means potassium hydroxide. Then we will place sodium carbonate Na2CO3 or NaHCO3, sodium hydrogen carbonate, also called as sodium bicarbonate. And you know very well that this particular sodium hydrogen carbonate, it gives off CO2, यानी कि ये CO2 प्रोवाइड करेगा. गिव्स ऑफ CO2 का मतलब ये कि CO2 प्रोवाइड करेगा. अब जरा गौर से देखें कि अगर मैं इस प्लांट को ऐसे ही छोड़ दूं तो जितनी CO2 सराउंडिंग में होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो एनवायरनमेंट में से क्या आ जाएगी, और CO2 जगह आ जाएगी. सो टू आइसोलेट दिस पर्टिकुलर प्लांट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, I have to tie a polythene bag around it, something like it, और मैं इस पे एक रस्सी बांध दूंगा पॉलीथीन बैग चढ़ाने के बाद. सेम द केस हियर, मैं यहाँ पे भी पॉलीथीन बैग लूंगा, इसके ऊपर चढ़ाऊंगा और इसके ऊपर रस्सी बांध दूंगा. अब इस प्लांट का एनवायरनमेंट मेरे बाकी एनवायरनमेंट से क्या हो गया, आइसोलेट हो गया है, अलहदा हो गया. अब जरा दोबारा गौर से देखते हैं इस बात को कि जितनी भी CO2 यहाँ पे होगी स्टूडेंट्स, ये वाली, इट विल बी टेकन अप बाय द KOH. इसमें कोई CO2 बाकी नहीं बचेगी, सारी की सारी CO2 इस KOH के पास चली जाएगी. राइट, बात समझ आ गई आप लोगों को. फिर हम क्या करेंगे, अब हम इसको देख रहे हैं. दिस पर्टिकुलर Na2CO3, you know very well कि it gives off CO2, तो ये मुसलसल इस पर्टिकुलर पॉलीथीन बैग में CO2 प्रोवाइड करता रहेगा. राइट, तो अगर मैं इसको प्लांट A बोल रहा हूं और इसे मैं प्लांट B बोल रहा हूं, तो प्लांट A remains deficient of CO2 and plant B will be made availability of CO2. तो अब हम बात ये करें स्टूडेंट्स कि इन दोनों प्लांट्स को जो कि ऑलरेडी डिस्टार्च थे, जब मैं इसे उठा के अब सनलाइट में रखूंगा तो आफ्टर 4 or 5 hours
जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा स्टार्च टेस्ट, यू नो वेरी वेल, ग्रेड में पढ़ के आए हैं आप लोग, तो जब मैं इस पे स्टार्च टेस्ट अप्लाई करूंगा तो उसके रिजल्ट में मुझे क्या पता चलेगा कि फॉर प्लांट ए दिस पर्टिकुलर स्टार्च टेस्ट इज नेगेटिव, राइट, एंड फॉर प्लांट बी स्टार्च टेस्ट इज पॉजिटिव। जिससे हमें क्या साबित हुआ कि जिस प्लांट को CO2 मिल रही थी उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही थी, और जिस प्लांट को CO2 नहीं मिली उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। इस तरीके से यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड Na2CO3 हमने ये प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया कि अगर CO2 होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, और अगर CO2 ना हुई तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब सवाल ये है, अगला क्वेश्चन, कि ये CO2 आखिर इस्तेमाल कहाँ होती है। ये वाली बात भी अब ग्रेड 9 में पढ़ के आए हैं कि हमारे पास दो रिएक्शंस होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स व्हाट, लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लाइट रिएक्शन। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में CO2 इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि CO2 को इस्तेमाल करवाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जनरेट होती। सो दिस इज CO2 फ्री स्टेप, whereas डार्क रिएक्शन इज CO2 डिपेंडेंट स्टेप। तो इसका मतलब ये होगा कि CO2 इज फिक्स्ड इन डार्क रिएक्शन। तो ये डार्क रिएक्शन में फिक्स होती है और डार्क रिएक्शन में ही इस्तेमाल होती है, राइट। अब अगर कोई बंदा आपसे ये पूछ ले कि फिक्सेशन का क्या मतलब है, तो आप बताएंगे कि CO2 इनऑर्गेनिक होती है। जब मैं इस CO2 को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिला के उसे उसका पार्ट बना दूं, तो इसका मतलब यह है कि मैंने CO2 को फिक्स कर दिया है। कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक CO2 into some organic substance that may be solidified in future is called as what, CO2 fixation। ये भी हम लोगों ने स्टूडेंट्स देख लिया। आगे में ये देखना है कि what is the percentage of photosynthesis that may takes place on the face of earth। तो आंसर इज yes, 100। अगर मेरे पास टोटल 100 फोटोसिंथेसिस हो रही है मेरी कुराए अर्ज पे, तो आपने याद ये रखना है माय डियर स्टूडेंट्स कि इसके दो मकामात है जहां पे हो सकती है। वन ऑफ देम इज व्हाट, वाटर। आपको पता है कि जो वाटर है ये हमारी जमीन का अप्रोक्सीमेटली 70% एरिया कवर किए हुए है, और इसके अंदर जो फॉर्म ऑफ लाइफ है अभी मोर एबंडेंट है। तो अप्रोक्सीमेटली 90% फोटोसिंथेसिस कहां हो रही है हमारे डियर स्टूडेंट्स, वाटर में। और हमारी लैंड में मीन टेरेस्ट्रियल फोटोसिंथेसिस, हम लैंड की बात कर रहे हैं, हमारी लैंड में अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 10% फोटोसिंथेसिस हो रही है। अगली बात कि यहां पे CO2 किस फॉर्म में अवेलेबल है और यहां पे किस फॉर्म में अवेलेबल है, तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात ये स्टूडेंट्स कि हमारी एयर में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 है इट इज 0.03% टू 0.04%, इतनी है, राइट। अब शुरू में कॉन्सेंट्रेशन CO2 की क्या थी स्टूडेंट्स, कम। आहिस्ता आहिस्ता इस ग्रीन हाउस गैस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जा रही। इसकी अगर हम वजूहात को 2-3 लफ्जों में लिखना चाहें तो उसमें से पहली चीज है स्टूडेंट्स मेरे पास क्या, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि हम दरख्तों को काटते चले जा रहे हैं। एंड नंबर 2 इज अर्बनाइजेशन, यानी कि हम लोग जहां पे काश्त हो सकती थी उन पर्टिकुलर एरियाज को खत्म करके वहां पे शहर आबाद करते चले जा रहे हैं, राइट। तो इसकी वजह से इस पर्टिकुलर ग्रीन हाउस का जो रोल है या इफेक्ट है वो हमारे सराउंडिंग में बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर CO2 की बड़ी इंपॉर्टेंस है किसके लिए, फॉर लैंड, बिकॉज कि जब यही CO2 वाटर में डिसॉल्व होगी, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, जब ये वाटर में डिसॉल्व होगी तो उसके रिजल्ट में दो चीजें प्रोड्यूस होगी। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज कार्बोनेट्स एंड अदर वन इज कॉल्ड एज बाइकार्बोनेट्स। और ये वाली दोनों चीजें वाटर में सॉल्युबल हैं,
तो सॉल्युबल होने के बाद दे विल बी अवेलेबल व्हाट टू द प्लांट्स, राइट। नाउ आवर मेन फोकस इज बेसिकली टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ व्हाट फोटोसिंथेसिस। तो हम देखेंगे कि हमारी एयर से CO2 किस तरीके से हमारे मेसोफिल सेल्स तक पहुंचती है। इस पर्पस के लिए ये हमने ड्रॉ किया हुआ है व्हाट क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ, और इसमें यू नो वेरी वेल, मैंने पहले भी बहुत डिटेल से तो ड्रॉ किया था कि ये जो मेरे पास है टॉप पे क्या है क्यूटिकल, और इसके नीचे यहाँ पे ये फ्लैट सेल्स अटैच है। ये वाले फ्लैट सेल्स क्या कहलाते हैं? एपिडर्मल सेल्स। नाउ बीनीथ दीज फ्लैट सेल्स परपेंडिकुलरली मीन्स इसके एट राइट एंगल, ठीक है। क्या अटैच है मेरे पास? बिल्कुल ठीक, ये वाले सेल्स, बिल्कुल सही कहा, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को याद है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, कि ये जो मेरे पास सेल्स इसके एट राइट एंगल अटैच है, हैंग हुए हुए हैं, इन्हें हम लोग नाम कहते हैं स्टूडेंट्स व्हाट? पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। अब ये जो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं, इनके दरमियान की जो स्पेस है वो बहुत कम है। मैंने जोड़ के बना दिया, थोड़ा सा गलत है, इसको थोड़ा स्पेस बनानी होती है। और इसके नीचे आपको पता है कि वाइडली स्पेस सेल्स प्रेजेंट हैं। इन वाइडली स्पेस सेल्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वेरी राइट, स्पंजी मेसोफिल सेल्स। स्पंजी मेसोफिल, बहुत सारे स्पॉन्जी भी बोलते हैं, वट एवर यू लाइक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और फिर इसके सबसे नीचे वाली जगह पे क्या प्रेजेंट है? लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस इज प्रोवाइडेड विद किडनी शेप सेल्स, और वो जो किडनी शेप सेल्स हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? वेरी गुड, गार्ड सेल्स। इन पर्टिकुलर गार्ड सेल्स के दरमियान में ये एक होल है। मैं कैटेगोरिकली इसको ब्लैक जैसे पेंट करके पता चले कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। इन पर्टिकुलर गार्ड सेल्स के सेंटर में ये जो ब्लैक सा होल है, दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली व्हाट? स्टोमेटा, राइट। हमारा फोकस इस वक्त ये स्टोमेटा है, और स्टोमेटा उन होल्स का नाम है जो बेसिकली इन दो बीन शेप सेल्स के दरमियान में प्रेजेंट है। और इसके अंदर मैंने ये ड्रॉ किए हुए हैं डॉट्स, और आपको पता है कि यही वो सिर्फ यू कैन से सेल्स हैं लोअर एपिडर्मिस में कि जिनके पास प्रेजेंट है क्या? क्लोरोप्लास्ट। बाकी अगर आप इन सेल्स को देखें, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, लेकिन ये जो गार्ड सेल्स हैं इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, राइट। अब आपने रूट को अंडरस्टैंड करना है, किस किस तरीके से या कहां कहां से होके CO2 हमारे पास हमारे सेल्स तक पहुंचती। तो आंसर इज कि मैंने यहां से इस ब्लैक होल को रिमूव कर दिया ताकि मैं आसानी से यहां पे एरो ड्रॉ कर सकता हूं स्टूडेंट्स। तो लुक एट दिस students, the concentration of CO2, it is 0.04% outside and it is approximately 0.00% inside। बाहर कितनी है? 0.04, अंदर कितनी है? 0.00%। इसका मतलब ये है कि ये वो ग्रेडियंट है that will welcome CO2 inside the leaf, right। चूंकि यहां पे CO2 ज्यादा है और यहां पे CO2 कम है, तो ये वाली CO2 इस रास्ते पे चल पड़ेगी। फॉलो द एरो, आप एरो के पीछे पीछे चले। इसका मतलब ये है कि CO2 स्टोमेटा में से गुजर के अब लीफ के अंदर पहुंच गए। मैंने आपको बोला था अभी स्टूडेंट्स ये कि इस पर्टिकुलर लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पंजी मेसोफिल सेल्स। अब इन स्पंजी मेसोफिल सेल्स के दरमियान में ये खाली जगह है, ये वाली, दिस वन, and this खाली जगह is called as air chamber, and this very empty space is called as what? Air chamber। इस पर्टिकुलर एयर चेंबर में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पंजी मेसोफिल। और ऊपर क्या प्रेजेंट है? पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये वाली CO2, अब आपने जरा बात को गौर से सुनना है। मैं इनमें से एक मेसोफिल सेल को आप लोगों के लिए मैग्नीफाई करके बना रहा हूं। लुक एट दिस, ये एक मेसोफिल सेल, राइट। यू नो वेरी वेल कि इसके बाहर क्या होगी? जाहिर है सेल वॉल, और फिर इसके अंदर यहां पे क्या प्रेजेंट है? जाहिर है सेल मेम्ब्रेन।
राइट, इसके दरमियान में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बहुत बड़ा वैक्यूल, और फिर यहाँ क्या प्रेजेंट है, जाहिर है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, राइट। तो हमने करना बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात को माइंड में रखना है, वो क्या कि ये जो मेरे पास सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है, इट इज ऑलवेज मॉइस्ट, ये हमेशा गीली रहती, राइट। तो ये वाली CO2 सबसे पहले जाके इस पर्टिकुलर सरफेस पे प्रेजेंट वाटर के साथ कंबाइन हो जाती। ये वाला वाटर जब इस CO2 से मिलेगा तो क्या बनेगा, H2CO3। इसका मतलब ये है अब ये वाली CO2 सॉल्युबल हो गई है, डिसॉल्व हो गई है into the water that is present on the surface of cell membrane. Once it is converted into H2CO3, तो अब ये जाएगी यहां से साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म से ये जाएगी कहां, मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर। So we can write few points regarding joining of CO2 into the mesophyll cells. Number 1 कि जो मेरे पास एयर है उसमें CO2 हाई है, ठीक है, और इनसाइड लीफ के अंदर CO2 कैसी है स्टूडेंट्स, कम है। तो क्या होगा कि CO2 डिफ्यूज, ये उसके तरह डिफ्यूज हो जाएगी, ये पहला पॉइंट है। देन CO2 मिक्स विद वाटर, ये जो CO2 है वो वाटर के साथ मिक्सअप हो जाएगी और क्या बनाएगी, H2CO3 दैट इज डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड, और फिर ये H2CO3 इट विल गो टू द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के पास जाएगा और फिर साइटोप्लाज्म से ये क्लोरोप्लास्ट तक पहुंच जाएगा। अगली बात, इंपॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स कि जब रात का टाइम होगा और अब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होगा बल्कि हमारी तरह से ये भी रेस्पिरेशन कर रहा होगा, तो ये वाली CO2 रिवर्स गियर लगा लेगी। मीन अब ये वाला क्लोरोप्लास्ट क्या बना रहा होगा, CO2, तो ये वाला CO2, तो ये क्लोरोप्लास्ट CO2 कहां निकालेगा, जाहिर है साइटोप्लाज्म में। वहां से ये CO2 फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोनिक एसिड में, और बाहर आएगी। वहां ये फिर डिसोसिएट होगी ना डिफरेंट वे, और फिर क्या बनेगा हमारे पास H2O और CO2, और अब CO2 रात के टाइम यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। दैट्स वाई हम कहते हैं कि रात के टाइम पे पौधे और हम एक जैसा मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, मींस कि वो भी रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं और हम भी रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। कुछ थोड़ा सा याद करें, हमने आप लोगों से कॉम्पनसेशन पॉइंट के रेफरेंस से बॉडी टेस्ट डिस्कस किया था। नाउ इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि स्टोमेटा की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है रोल है, स्टोमेटा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि वो डिटरमाइन कर रहे हैं कि कितनी CO2 अंदर जाएगी और कितनी CO2 अंदर नहीं जाएगी। तो उसके लिहाज से हम अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली स्टोमेटा होते कहाँ हैं। वी नो वेरी वेल कि लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। अब इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स ये है कि देखें, ये है मेरे पास एक लीफ, ये काफी बड़ा लीफ है, लेकिन इसका जस्ट 1% और सो 1 to 2% एरिया ही ऑक्यूपाई करते हैं कौन, स्टोमेटा। नाउ लुक एट योर ओन बॉडी, आप लोगों की इतनी ह्यूज बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए यहाँ पे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट लंग्स ही हैं। ये जो छोटे छोटे 2 लंग्स हैं हमारे पास, ये मेरी बॉडी के मिलियंस ऑफ सेल्स को O2 प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सिमिलर इज द केस विद लीव्स, कि इस पर्टिकुलर लीफ का सिर्फ 1 to 2% एरिया कौन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, स्टोमेटा, लेकिन वो 1 to 2% एरिया इज सफिशिएंट टू सप्लाई CO2 टू द ऑल मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो स्टोमेटा हैं क्या ये हमेशा खुले रहते हैं या ये कभी बंद भी हो सकते हैं, इनका डायमीटर कभी चेंज भी हो सकता है। तो इसका आंसर मेरे पास ये स्टूडेंट्स की जो स्टोमेटा हैं दे आर बेसिकली एडजस्टेबल। ये एडजस्टेबल क्या है, पोर्स हैं, राइट। ये अपने साइज को खुला भी कर सकते हैं और तंग भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। लेकिन स्टोमेटा कब खुलेंगे और कब बंद होंगे उसका इन्हिसार इनके इंटरनल क्लॉक पर होता है, राइट। इनको अगर मैं किसी क्लोज्ड बीन जिसमें रोशनी नहीं जा रही, अगर मैं उसे किसी ऐसे अलमारा में या कबर्ड में रख दूं और मैं इनकी स्लाइड्स बना के देखूं डिफरेंट टाइम पे, तो इनका इंटरनल क्लॉक विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट भी ऑपरेट करता रहता है।
और इनके स्टोमेटा को ओपन भी कर सकता है और बंद भी कर सकता है. सो ये था टॉपिक रिगार्डिंग व्हाट द स्टोमेटा, राइट. And now we want to move to the next topic, that is the reactions of photosynthesis, and for this purpose we have to move to the next column of the board. Reactions of photosynthesis. Reactions of photosynthesis. हम लोगों ने इक्वेशन लिखी थी, you know very well, one of them is CO2 as a reactant, other one was water as a reactant, and then we are in requirement of sunlight, and finally we have to have what? Chlorophyll with us. So if all these four parameters are there, then we can have nothing other than C6H12O6 plus oxygen and plus excessive water. Right, my dear students? तो बात ये हो रही है स्टूडेंट्स कि ये CO2 वाटर से मिलेगी, ग्लूकोज बना लेगा, ऑक्सीजन और वाटर बन जाएगा. अब देखना ये है कि इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में किस किस किस्म की चेंजेस आ रही हैं. तो आंसर ये स्टूडेंट्स लुक एट दिस कि इस पर्टिकुलर CO2 ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किस में? ग्लूकोज में. ये देखिए जरा बात को गौर से समझे. क्या ये वाला C यहां प्रेजेंट नहीं है? तो यू कैन से कि सर यस इट इज प्रेजेंट. अब आप इस ऑक्सीजन की बात कर लें कि ये वाला CO ऑक्सीजन यहां पे प्रेजेंट है. यस, सेम ऑक्सीजन. तो आपको लग नहीं रहा कि हमने इस पर्टिकुलर CO2 के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दिए. तो जब भी मैं हाइड्रोजन को ऐड करता हूं किसी सब्सटेंस में तो प्रोसेस कहलाता है क्या? रिडक्शन. तो मैंने यहां पे लिख दिया कि जब मैं CO2 की रिडक्शन कर दूंगा तो उसके रिजल्ट में ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाए. लेकिन क्या ये यहाँ पे एक ही रिएक्शन हो रहा है? तो आंसर इज नो. इसके साइड बाय साइड एक और रिएक्शन भी चल रहा है जिसको हम नीचे लिख रहे हैं. लुक एट दिस. अब देखिए ये वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया है ऑक्सीजन, राइट. तो जब वाटर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ तो क्या आपको महसूस हुआ कि इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया है. एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का उलट लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑक्सीडेशन. ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहां पे दो रिएक्शन पैरेलल चल रहे हैं, यानी कि लॉस ऑफ प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन. तो जब आप हाइड्रोजन को गेन कर रहे होंगे तो क्या कहलाएगी? रिडक्शन. जब लॉस कर रहे होंगे हाइड्रोजन का तो क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन. तो यहां पे रेडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं, मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस रेडॉक्स. रेडॉक्स, ये रेड बुल नहीं है, ये रेडॉक्स है. तो रेडॉक्स के रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स? ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, राइट. अब हम चलते हैं अगली बात की तरफ. अगली बात ये कि क्या ये रिएक्शन इतना ही सिंपल है? तो आंसर इज नो. ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैस्केड ऑफ रिएक्शंस. लेकिन हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को दो मेजर रिएक्शंस में डिवाइड कर दिया है. वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसे आप लोग पढ़ते आए हो. कौन सा रिएक्शन? सिंपली लाइट रिएक्शन, राइट. और जो दूसरा रिएक्शन हम यहां पे लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. It is also called as what? Dark reaction, right? अब अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को देखूं तो ये भी फर्दर डिफरेंट स्टेप्स पे क्या कर रहा है? कंसिस्ट कर रहा है. और अगर मैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की बात करूं तो ये भी बहुत सारे स्टेप्स पे कंसिस्ट कर रहा है. तो आए हम इनको पहले जनरली समझते हैं और फिर बाद में हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लुक एट दिस डायग्राम.
यू नो ये डायग्राम मैं किसकी ड्रॉ कर रहा हूं, वेरी गुड, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट को, लुक एट दिस। और आपको ये वाली बात बिल्कुल पता है स्टूडेंट्स कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। और इस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर आपको याद है क्या थी भला, स्टैक्ड वेसिकल्स थे। इन स्टैक्ड वेसिकल्स का नाम हमने क्या रखा था स्टूडेंट्स, एक को बोलते थे ग्रेनम और ज्यादा को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, ग्रेनम। अब ये जो मेरे पास मेम्ब्रेन है ये नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन आप लोगों ने इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन का एक नाम खास तौर पे अपने माइंड में रखना है जो मैंने पहले बताया हुआ आप लोगों को, दैट इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, राइट। अब इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है व्हाट, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। यही वो जगह है जहां बेसिकली लाइट रिएक्शन हो रहा होता है, राइट। और ये जो बाकी जगह है ये वाली सारी, दैट इज कॉल्ड एज अ लूमन, अंदरूनी पेट, सुराख, किस चीज का, अंदरूनी जॉफ, कैविटी इस क्लोरोप्लास्ट की, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। दिस वेरी एरिया is called as what, stroma, right? And inside cavity is called as, of course, the cavity of thylakoid membrane. अब आपने बात को जरा गौर से सुनना है कि ये वो जगह है जहां पे लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, पहले हम उसकी बात कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी द प्री-रेक्विजिट्स ऑफ व्हाट, लाइट रिएक्शन। प्री-रेक्विजिट्स मीन जो चीजें हमें पहले से चाहिए हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए स्टूडेंट हम लोगों को, नंबर 1 लाइट एनर्जी, हम लोगों को लाइट एनर्जी चाहिए। और लाइट एनर्जी का जो प्रीडोमिनेंट सोर्स है, यू नो वेरी वेल, इट इज सनलाइट, और अदरवाइज यहां पे कोई और लाइट भी इस्तेमाल हो सकती है, राइट। अब ये पर्टिकुलर लाइट जब हमारी इस पर्टिकुलर ग्रेनम पे फॉल करेगी तो ये ग्रेनम उस पर्टिकुलर लाइट को एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और एब्सॉर्ब करने के बाद में ये क्या करेगा, ये रिक्विजिट्स को फुलफिल करेगा। वो रिक्विजिट क्या है, नंबर 1 इज ADP, नंबर 2 इज PI, राइट, नंबर 3 इज NADP. We also call it as nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidized. तो इसके लिए आप लोग इससे यहां पे ब्रैकेट में ऑक्सीडाइज्ड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो ADP और PI ये और NADP किस फॉर्म में, रिड्यूस ऑक्सीडाइज फॉर्म में, वो हमें चाहिए। अब जब ये दोनों की दोनों चीजें इसमें एंटर होंगी तो ये वाला फोटोस बीन्स, ये वाला ग्रेनम, ये इसे निकालेगा क्या बनाकर, ATP बनाकर। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर चेंबर में हम ADP और PI को मिला के ATP बना रहे हैं, राइट। क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स, ATP बना रहे हैं। दूसरी बात हमने क्या की कि इस पर्टिकुलर NADP को हमने क्या बना के निकालना है, तो आंसर इज NADPH2, राइट। और हम जहां पे हाइड्रोजन को ऐड करते हैं हमने इसके लिए क्या वर्ड यूज किया था, रिडक्शन। तो मैं यहां वर्ड लिख सकता हूं कि NADP रिड्यूस्ड। तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि ये वाला हमारा व्हाट ग्रेनम, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। नंबर 1, इट इज बेसिकली एडिंग 1 inorganic phosphate to ADP, means it is carrying out phosphorylation. अब जरा बात को गौर से सुने, मैंने क्या बोला था, इसके लिए लाइट जरूरी है। तो वो वाली फॉस्फोराइलेशन जिसके लिए लाइट चाहिए हो क्या कहलाती है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो यहां होगी। फिर दूसरी बात देखिए, मैंने क्या किया था
कि मैंने NADP को NADPH2 में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि मैंने यहां पे रिडक्शन का प्रोसेस करवाया। तो पहले बात क्या की, मैंने फोटोफॉस्फोरिलेशन करवाई, और दूसरी मैंने NADP को रिड्यूस करके NADPH2 बनाया। अगर आप लोग ADP और PI को देख रहे तो इनमें कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन ATP में हमने एनर्जी को जमा कर लिया, एसिमिलेट कर लिया। तो यहां पे हुई एसिमिलेशन और यहां पे क्या हुई स्टूडेंट्स, रिडक्शन, राइट। और अगली बात स्टूडेंट्स ये है कि इस पर्टिकुलर H2 का सोर्स क्या है, तो आंसर ये है कि इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये रिएक्शन हो रहा है। क्या रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स, कि हम H2O को, हम वाटर को ब्रेक कर रहे हैं और उसके रिजल्ट में ये 2 प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं, और ये वही प्रोटॉन है जो यहां इस्तेमाल हुए, राइट। इनकी फॉर्मेशन क्या कहती है स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ द ग्रेडियंट। वो कैसे काम करते हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे आपको याद रखना है कि हम लोग लाइट रिएक्शन में 3 काम कर रहे हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन, रिडक्शन एंड जनरेशन ऑफ द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। इन तीनों का मतलब ये है कि अब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी अवेलेबल है। ये सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी जो अवेलेबल है, ये स्ट्रोमा में एक रिएक्शन चलाती है, साइक्लिक वे में एक रिएक्शन स्टार्ट हो रहा होता है, समथिंग लाइक इट। अब डायरेक्शन भी आपने जरा गौर से देखनी है कि हम इसको इस वे में चला रहे हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, राइट। इस प्रोसेस के दौरान में क्या होगा स्टूडेंट्स कि एक सर्कल के रिजल्ट में जब ये साइकिल चला तो ये ATP और NADP की एनर्जी इस्तेमाल हो गई। जब एनर्जी इस्तेमाल हो गई तो जाहिर है एनर्जी डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स दे विल कम आउट एंड अराइव ओवर हियर। जितनी एनर्जी चाहिए थी वो सर्कल में इस्तेमाल हुई और बाकी यूज होने के लिए दोबारा से किस में एंटर हो जाएगी, इस पार्ट के अंदर एंटर हो जाएगी। इस पर्टिकुलर साइकिल का नाम क्या है, इसका नाम है स्टूडेंट्स मेल्विन केल्विन साइकिल। मेल्विन केल्विन साइकिल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन। इसको हम डार्क क्यों कहते हैं, बिकॉज कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान में, इंपॉर्टेंट बात है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान में जो एनर्जी चाहिए होती है, अगर वो ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टोर हो जाए तो सनसेट होने के बावजूद भी ये वाली चार्ज्ड बैटरीज इस साइकिल को ऑपरेशनल रख सकती हैं। तो चूंकि ये वाला रिएक्शन इन 2 चीजों की प्रेजेंस में सनलाइट के बगैर भी ऑपरेट हो सकता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। अदरवाइज बिलीव यू मी स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को डार्क रिएक्शन कहना बिल्कुल एक सिली और अहमकाना बात है, बिकॉज के रिएक्शन तो डे टाइम पे भी हो रहा होता है, लेकिन हम इसे डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि ये एब्सेंस ऑफ सनलाइट में भी चल सकता है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये है वो मेल्विन केल्विन साइकिल जो बेसिकली क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर CO2 को अपने पास लेके आ रहा है, दैट इज बेसिकली गोइंग टू फिक्स, और उसके रिजल्ट में यहां से क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट, मेरे पास एक 3 कार्बन कंपाउंड, आप लोग बिल्कुल पढ़ के आए चैप्टर नंबर 2 में कि इस 3 कार्बन कंपाउंड को हम बोलते हैं ट्राइओज। जब ये साइकिल एक दफा फिर चलेगा तो मेरे पास एक और 3 कार्बन कंपाउंड आ जाएगा। जब ये दो 3 कार्बन कंपाउंड आपस में मिलेंगे तो मेरे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, जिसको हम लोग C6H12O6 यानी ग्लूकोज के नाम से याद करते हैं। फिर अगर मैं इस तरह के 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को आपस में मिला दूं तो यू नो कि मैं इससे डाइसैकेराइड बना सकता हूं, और जब मेरे पास बहुत से डाइसैकेराइड बन जाएं तो मैं उन पर्टिकुलर डाइसैकेराइड्स को पॉलीसैकेराइड्स में कन्वर्ट भी कर सकता हूं, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स मेरे पास बन रहे हैं उनका ओरिजिन एक 3 कार्बन कंपाउंड से है, इसीलिए हम इस साइकिल को एक C3 साइकिल का नाम भी देते हैं, राइट। इसके अलावा इसी पर्टिकुलर कंपाउंड से मैं क्या बना सकता हूं, जाहिर है मैं अमाइनो एसिड भी बना सकता हूं, और इसी से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं व्हाट, फैटी एसिड्स। सो हेंस दिस इज द साइट नोन एज व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, ग्रेनम। वो क्या कर रहे हैं, वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू केमिकल एनर्जी।
केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है, एटीपी की फॉर्म में और NADPH2 की फॉर्म में। यही वो एनर्जी है जो इस पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ड्राइव कर रही है एक कैस्केड ऑफ केमिकल रिएक्शंस को जो साइक्लिक वे में ऑपरेट हो रहे हैं। उसका नाम क्या है, मेल्विन केल्विन साइकिल। जब मेल्विन केल्विन साइकिल ऑपरेट होगा तो इन पर्टिकुलर चार्ज बैटरीज की एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी और ये अनचार्ज बैटरीज फिर अवेलेबल होंगी किसके लिए, ग्रेनम के लिए, कि वो इसे दोबारा से चार्ज कर दे। तो ये है एक ओवरऑल रिएक्शन मैकेनिज्म दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। नाउ अब हम अगले लेक्चर में ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ एटीपी कैसे हो रही है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में NADPH2 कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। एंड फॉर दिस पर्पस we will see you in the next lecture, and till that time take very good care of yourself and your great parents and try to facilitate others. Allah will facilitate you. Allah.